गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। क्या था होमवर्क, क्या था? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने होमवर्क दिया था आईनिक की जेई मेंस। हाँ जी, आ गई जेई मेंस की डेट। बढ़िया है, मुझे लगता है थोड़ा टाइम और मिल गया हमें। लास्ट वीक ऑफ जनवरी है तो अच्छी बात है, वी विल गेट सम मोर टाइम। तो प्रिपरेशन का रिवीजन जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा हमारा। इवन देखा जाए तो अगर और दिवाली तक हमारा कोर्स हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट रिवीजन हमारा होगा वो आप कह सकते हो कि अराउंड 5 जनवरी तक चलेगा। 5 जनवरी तक मैं आपको बता दूं पहला रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज एक अच्छा रिवीजन करने में अराउंड 45 डेज, 40 से 45 डेज, मतलब 30 से 45 डेज होता है। थोड़ा फास्ट करना है तो 35 डेज, आराम से करना है ठीक ठाक तो 45 डेज। उसके बाद में वापस एक शॉर्ट रिवीजन किया जा सकता है। तो इन दैट सेंस इट इज वेरी गुड, आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो। प्रैक्टिकल्स, ठीक है, वो प्रैक्टिकल से एडजस्ट होगा, डोंट वरी। प्रैक्टिकल से वो जैसे भी होगा एडजस्ट होगा बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा इश्यू है नहीं मुझे लगता है। बस ये हो सकता है किसी के लिए कि प्रैक्टिकल्स उससे थोड़े पहले हो तो उसमें कुछ टाइम खराब होगा। तो इस चीज को हमें पहले कंसिडर करना होगा, क्योंकि स्कूल्स में हो सकता है आपको प्रैक्टिकल्स करने के लिए बुलाया जाए, प्रैक्टिकल फाइल्स आपको तैयार करके देनी पड़े। तो वो तैयारियां थोड़ी 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 कर लेंगे ताकि उसको हम स्प्रेड कर सकें। अब मोहित बोर्ड के लिए बहुत होता है बेटा, ढंग से पढ़ो तो बोर्ड में इतना टाइम मिलता है, ब्रेक्स इतने सारे होते हैं कि आप इजीली बोर्ड पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री में 3 चैप्टर आते हैं फिजिकल के, तो उन 3 चैप्टर को अगर आप ढंग से पढ़ो तो मैक्सिमम 5-6 आवर्स एक चैप्टर के लिए, तो अगर आप ढंग से करो तो 1.5 दिन के अंदर तो बहुत आसानी से वो हो जाएंगे। फिजिकल की बात कर रहा हूं। तो इट्स क्वाइट गुड, अच्छी है बात। डेट्स हमारे लिए जो आई है मतलब मुझे लगता है काफी अच्छी है, बस उस टाइम को हमें सही सही तरह से यूटिलाइज करना है। देखो, उस टाइम को यूटिलाइज करना, और मेरा ये भी मानना है कि देखिए उससे पहले आपको बोर्ड के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इंग्लिश का जरूर है थोड़ा सा, हो सके तो इंग्लिश, किसी को अगर टेंशन है तो इंग्लिश को देख सकते हो। मैथ्स पूरा सिलेबस यहाँ पर हो चुका है आपका, केमिस्ट्री में यहाँ पर अच्छा खासा कर चुके हो, तो वही चीजें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तो वही होना है। एक फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश जो है वो आपको देखना होगा, फिफ्थ सब्जेक्ट और उसका। और अगर इंग्लिश का एक बार हो चुका है, बहुतों को काफी कॉन्फिडेंस होता है, अगर इंग्लिश में इश्यू नहीं तो वो भी बाद में हो सकता है। बट फिर भी चलिए, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आप पहले कर सकते हो। फिफ्थ सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन जिनका है वो बाद में होता है, उसके लिए भी इतना टाइम मिलता है कि आप जो गैप मिलेगा उसमें अच्छी तरह से फिजिकल एजुकेशन कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी गैप मिलता है, और आपको फेब्रवरी का भी टाइम मिलेगा, तो उसमें भी बोर्ड के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन की जा सकती है। सो डोंट वरी, बोर्ड के लिए टाइम मिलेगा। हाँ, जेई मेंस से पहले बोर्ड में कुछ भी नहीं कर पाओगे, देखो जेई मेंस के बाद ही करना होगा। जेई मेंस से पहले तो सारा टेंशन, सारा फोकस जेई मेंस पर होना चाहिए। ठीक है, तो और दूसरा बेटा एक और चीज भी है। हम्म, तो अब अभी राइट नाउ मैं यही कहूंगा आप सबसे, राइट नाउ कोर्स जो चल रहा है उन चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करो। बहुत सारी जनता के दिमाग में सर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, रादर देन मैं उनसे यह कहूंगा रिवीजन के अभी रिवीजन स्टार्ट नहीं करना है। हाँ, अभी अगर आपको लगता है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो जो चैप्टर अभी चल रहे हैं उनको इतनी अच्छी तरह से करो कि ऐसा लगे कि सर अब इनको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हो गए। उनकी शीट को बहुत ढंग से करो, और जब तक चैप्टर चल रहा है उनकी शीट्स को 2-2 बार कर लो आप, तो इन शीट्स को वापस करने की जरूरत ना पड़े, या करना भी पड़े तो बहुत फटाफट हम कर सकें। तो जो चैप्टर्स चल रहे हैं उनको
अच्छी तरह से करना है। ये दिमाग में रखो कि यार इन चैप्टर्स को तो अब वापस करेंगे ही नहीं, ये सोच के करो। जो भी पढ़ रहे हो वो बिल्कुल याद करो, सारा होमवर्क करो, उनको पूरी तरह से अच्छी तरह से करना है। और जब दिवाली के बाद जो पूरा पीछे वाले चैप्टर्स है जो हो चुके हैं उनको पूरा करो। हाँ, अब बहुत सारी चीजें पिक्चर में आएगी। वापस वही बात, सर बैकलॉग कर रहे हैं या पूरा। देखो जिसका भी जो भी बैकलॉग हो, एक चीज मैं बता दूं आपको, देखो दिवाली तक सारे बैकलॉग देखो क्लियर कर लो। आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, दिवाली तक सारे बैकलॉग क्लियर कर लो। ये नहीं दिवाली के बाद सर ये चैप्टर छूटा हुआ है, ये चैप्टर छूटा हुआ है, ये चैप्टर छूटा हुआ है। क्योंकि उसके बाद देखो रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का पर्टिकुलरली, क्योंकि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा वी विल स्टार्ट रिवीजन। तो दिवाली से पहले, मतलब दिवाली के 5-7 दिन बाद इवन ये कह सकते हो, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। दिवाली की छुट्टियों में आपको टाइम मिलेगा मेरे हिसाब से 20 नवंबर तक। जिनका भी जो भी बैकलॉग है, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां भी रहती है 8 से 10 दिन की, उस दिवाली की छुट्टियों में या उससे पहले जो भी बैकलॉग हो वो आप सब पूरा कर लो। और 20 नवंबर के बाद रिवीजन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम रिवीजन करेंगे अच्छा सा। अच्छा, जिनका बिहार बोर्ड है उनके लिए थोड़ा सोचना होगा बेटा, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम जल्दी होते हैं, उनके लिए टाइम का देखना पड़ेगा कि उनका टाइम शेड्यूल क्या है, क्या पेपर्स के बीच में टाइम मिलता है या नहीं मिलता। क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है, अच्छा खासा गैप होता है, 2 पेपर्स के बीच में 5-7 दिन मिलते हैं, किसी में उससे भी ज्यादा टाइम मिल जाता है। तो बिहार बोर्ड में आपको देखना पड़ेगा कि शेड्यूल क्या होता है। मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि कितना गैप होता है पेपर्स के बीच में। तो फिर अगर, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे लगता है बिहार बोर्ड फर्स्ट वीक में ही हो गया था फरवरी के शायद। बेटा जिन एग्जाम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते उनको अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनके मार्क्स काउंट हो वो करो, बाकी छोड़ दो सब। सबके कमेंट विजिबल है बेटा। देर इज आई थिंक यूपी बोर्ड में ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, जैसे सीबीएसई होता है उसी तरह से ही है। प्रणव इज सेइंग सर इस बार भी फर्स्ट वीक में ही है, बिहार बोर्ड के पेपर्स फर्स्ट वीक से स्टार्ट हैं। मोहित, जब बात सीधी सीधी बोली जा रही है तो उसको बार बार नहीं पूछा करते। एक चीज को घुमा फिरा के ही जब बोल चुका हूं, जिन टेक्स्ट के मार्क्स काउंट नहीं होते उनको देने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है। बीच में कोई गैप्स नहीं है तो फिर थोड़ा सा देखो देखना पड़ेगा। बिकॉज उस केस में मैं दो चीजें कहूंगा, दो चीजें ये कहूंगा कि हाँ देखिए, बोर्ड में 90% से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, सब बढ़िया। इवन 85% से ऊपर आ रहे हैं, वो भी बहुत बढ़िया है, देख लो। तो बोर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जेई मेंस है। पहला फोकस तो जेई मेंस पे होना चाहिए। हाँ, बोर्ड में ऐसा नहीं कि सर 75% ही नहीं ला पा रहा हूं मैं, तो अगर वो सारी सिचुएशन आ जाती तब तो बोर्ड को भी अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बोर्ड में मार्क्स आ जाते हैं, ठीक ठाक टाइम देने पर भी आ जाते हैं। बट वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बिकॉज आई मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं मैंने जिनके बोर्ड में 75% नहीं होते हैं, फिर वो जेई वाला क्राइटेरिया ही पार नहीं हो पाता उनका। सीबीएसई बोर्ड के लिए तो अच्छा टाइम है, वो बाद में तैयारी कर सकते हैं। बट बिहार बोर्ड में थोड़ा इश्यू है, तो उनको शायद पहले थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। एक राउंड तो आपको अच्छी तरह से पहले बीच में करना पड़ेगा जेई मेंस के साथ। ठीक है। अरे बेटा प्रणव, एमपी बोर्ड भी फर्स्ट वीक में, थोड़ा लिख दिया करो लाइन तो। मार्च के फर्स्ट वीक में है, फरवरी के फर्स्ट वीक में है, कौन सा फर्स्ट वीक है? मेरे हिसाब से बिहार बोर्ड ही फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होता है, बाकी तो फरवरी में शायद नहीं होते हैं।
ठीक है, चलो तो पहले फटाफट इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। झारखंड बोर्ड भी फरवरी के फर्स्ट वीक से है, महाराष्ट्र बोर्ड तो लास्ट ऑफ फरवरी में है। अंशु, क्या यूपी बोर्ड्स की डेट आ गई क्या? चलो अब जल्दी से ये डिस्कशन कर लेते हैं बेटा, जब कंफर्म डेट्स आ जाए उसके अकॉर्डिंग और ऊपर नीचे करेंगे। अभी तो राइट नाउ जो चल रहा है वही चलता रहेगा और आपको भी वही करना है। और बोर्ड के लिए मैं आपको तुम बहुत पहले से तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड के लिए याद करना होता है और चीजें पहले याद कर ली फिर भूल जाते हैं। तो जिनका भी बोर्ड का भी है वो दिसंबर में ही धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करोगे, मिक्स करना पड़ेगा उनको, बोर्ड प्लस जेई मेंस। अभी नहीं, अभी तो जेई पर फोकस करो, अभी तो जेई पर फोकस करो अच्छी तरह से। अच्छा, इलेक्ट्रो भी होमवर्क में थी क्या? ये नहीं था क्या? आइनिक से होमवर्क दिया था या नहीं दिया था? तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं फिर इलेक्ट्रो पर आएंगे। बोलिए, इसमें आयनिक में डाउट्स बोलिए। ट्वेंटी फोर, थर्टी, 36 पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या हम? ठीक यार, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आयनिका, जेई मेंस आयोनिक। क्या डाउट है बेटा इसमें? इसका कॉन्जुगेट बेस मतलब ये एसिड हो गया तो HPO4 2-, ये आंसर हो जाएगा। और बोलिए। अच्छा, 40 से 45 तक हो चुके हैं, तो 1 से 40 तक करने हैं। 1 to 10 फटाफट, जो भी डाउट्स हो 1 to 10 में कोई डाउट? जेई मेंस 1 से लेके 10 तक, 1 to 10 कोई डाउट है तो पूछो। फिफ्थ नहीं बता रहा हूं बेटा, 1 to 10 में कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी पूछो।
नेक्स्ट, कोई डाउट नहीं, 11 से लेके 20 तक, 11 से लेके 20 तक। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं बता रहा हूं, 8 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 17 में उन्होंने जो आंसर दिया वो गलत है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 में जो चारों ऑप्शन है उसमें वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर दिया। बट क्या करो सत्यम, और कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज ये गलत है, कर नहीं सकते ऐसे। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट है, मतलब ऑलरेडी सिल्वर की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.05। और इसमें हम AgBr मिक्स कर रहे हैं। हमें बताना है कि सिल्वर ब्रोमाइड की क्या कंसंट्रेशन। और ऑलरेडी सॉल्यूशन में Ag+ है, KBr की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। क्या कंसंट्रेशन मिला है ताकि AgBr का प्रेसिपिटेट बन जाए। AgBr का प्रेसिपिटेट कब बनेगा, इसका KSP हमें दे रखा है 5 × 10⁻⁻13 Ag+ की कंसंट्रेशन पुट करो, उसे ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन से 120 को मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, बंद है? चल चल। बहुतों के कमेंट आ रहे हैं यार, चला के देखो अपने मोबाइल पर।
देखते रहो यार। बोलिए, डाउट्स बोलिए। 20 से लेके 30 तक। डाउट्स 20 से लेके 30 तक। डाउट्स लिखिए अपने डाउट्स। 24 और 30। 24 बहुत आसान क्वेश्चन है, बफर सॉल्यूशन बन रहा है, बफर की पीएच निकालनी है। एसिटिक एसिड के मोल्स निकालो। 24th क्वेश्चन में सोडियम एसिटेट के मोल्स निकालो, दोनों के मोल्स, और फिर बफर का फॉर्मूला लगा दो। क्वेश्चन नंबर 30। 23rd में क्या हो गया भाई? शायद किसी एक की पावर अगर गड़बड़ है तो वो देख लेना। सबके 23rd में सभी के केएसपी का एक्सप्रेशंस लिखने, और कुछ भी नहीं है। इसमें स्पेशली मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 23rd में ये जो Hg2Cl2 होता है ना, ये ऐसे आयोनाइज होता है, Hg2 + ट्वाइस Cl माइनस। इसकी सॉलिबिलिटी S, इसकी 2s, तो इसका Ksp जो होगा वो हो जाएगा 4s³। और उसके बाद बी ऑप्शन में मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। बी ऑप्शन में जो पावर होगी वो 1/8 नहीं होगी, दैट पावर इज 1/5। बी ऑप्शन में ये चेंज कर लेना, पावर 1/5 आएगी। आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 भी किसी ने पूछा है, जबकि क्लास में सारा लिखवाया हुआ है। मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन में पिंकिश रेड बताया था, या रेडिश पिंक, जो भी यूज कर लो। और बेसिक मीडियम में येलो। नोट्स टटोलो, पता चल जाएगा। 31 से 40, 31 से 40 में 36 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 36। 2 ग्राम सोडियम सल्फेट Na2SO4, अगर हम इसके मोल्स निकालें Na2SO4 के,
तो ये मोल्स आ रहे हैं आई थिंक कुछ 0.014, राइट। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल्स दे रखे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल्स, तो ये हो गए 0.1 प्लस Na2S4 गिविंग CaSO4 प्लस ट्वाइस NaOH। इसके मोल्स है 0.014, इसके मोल्स 0.1, अब रिएक्शन करवा देना यार, आ जाएगा मेरे को लगता है। 0.014, इसके 0.014 मोल्स बने, 0.014 मोल्स इनटू क्या कर दिया, इसका मोलिकुलर मास विच इज 136, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.9। और ओ एच आइन आप या तो यूं कह दो, ओ एच आइन यहां से भी आएंगे, ओ एच आइन वहां से भी आएंगे, तो जितने हैं तो ओ एच आइन की कंसंट्रेशन एक आ गया, दूसरा चेक कर लेना, कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, द मोलर solubility of Ag2CO3 in 0.1 m AgNO3 is 37, आसान है बेटा, 37 आसान है, 33, क्वेश्चन नंबर 33 में 0.1 ग्राम डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो 0.1 ग्राम के मोल्स निकालने पड़ेंगे। लेड, क्या कंपाउंड कौन सा देखा, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड का मोलिकुलर मास इतना हो जाएगा 218, नहीं 278, 278, इतनी सॉल्युबिलिटी, इतने मोल्स डिसॉल्व होने चाहिए, इतने मोल्स डिसॉल्व होने चाहिए। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होनी चाहिए, N अपॉन वी, एन की वैल्यू पता है, सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई N अपॉन वी, तो KSP इक्वल्स टू 4S3, और S की वैल्यू आप यहां पुट कर दो N अपॉन वी का होल पावर 3। अब यहां पर मोल्स के लिए सॉल्व कर लेना, KSP पता है, मोल्स पता ही है, V के लिए सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में बफर बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 में बफर बनेगा, NH4OH और H2SO4 की रिएक्शन होगी। NH4OH के 6 मोल्स हैं, H2SO4 के 2 हैं, रिएक्शन होगी, NH4OH बच जाएगा और अमोनियम सल्फेट बनेगा, अमोनियम आयंस बनेंगे, अमोनियम आयंस के 4 मोल्स होंगे। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 35 में ये टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन है, NH4OH के 2 मोल्स बचेंगे, NH4 प्लस के 4 मोल्स, बफर बन गया। क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट, आगे बढ़ो बेटा, यहीं पर मत अटको, बहुत सारे पूछ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 32 में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से मिलके बना है, जो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से मिलके बना है, CH3COOK, ये किससे मिलके बना है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से मिलके बना है, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। नेक्स्ट, 40 से 45 तक
40 से 45 तक। है क्या कोई डाउट? चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहां से कहां? 1 से लेके 15 तक दिए थे। 1 से लेके 15 तक। कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट। डेल्टा जी नोट निकालना है। एन की वैल्यू कितनी होगी? एस एन +2 से +4, +2 से +4। इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। 96,500 इंटू 0.6 कर लो। कहां डाउट है भाई इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 में भी डाउट है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है। मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिफ्थ अभी बताऊंगा, होल्ड करो। फिफ्थ अभी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? गलत स्टेटमेंट पूछा है बेटा, गलत स्टेटमेंट पूछा है। इलेक्ट्रॉन तो एनोड से कैथोड की तरफ ही जाते हैं। सब कैलकाटा गलत ऑप्शन है, ढंग से सुनो। फिफ्थ होल्ड करो। सिक्स्थ, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो Zn+2 एक्वस से जिंक सॉलिड। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब Zn+2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Zn। क्या बोला था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? सॉल्यूशन और मेटल रॉड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ट्वेल्व नहीं बता रहा हूं, बहुत सारे बता दिए। 12 जैसे क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं 12th की तरह। आगे बढ़ो। 12th के बाद 13th हो जाएगा। डन सारे। बेटा वापस पढ़ते रहो जब तक 12, 13, 14 ना हो, दिमाग लगाते रहो। अरविंद सोचना, मैंने 2 लिख दिया तो 2 है, अब तुम दिमाग लगा लेना 2 कैसे है वो तुम सोच लेना। 12th भी नहीं बता रहा, 13th भी नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा हूं। फिर पढ़ो ही मत। जब 12, 13 पूछना ही है तो पढ़ क्यों रहे हो क्लास में? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बताऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
क्या डाउट है बेटा 12 में 13 में? हाँ विवेक, 12th नहीं हो रहा विवेक तुमसे? अभी कुछ उल्टा सीधा सुनोगे फिर मेरे मुंह से। नवदीप बेटा 14 में क्या हो गया तुम्हें? फॉर्मूले नहीं पता तुम्हें? इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो फाइनल रिएक्शन आएगी। फाइनल रिएक्शन सेल रिएक्शन है तो उसका ई नोट आ गया और उससे डेल्टा जी। डेल्टा जी प्लस डेल्टा जी फाइनल इक्वल्स टू डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू। ये नहीं हो रहा तुमसे? क्लास में इतने सारे एग्जाम्पल करवाने के बाद घर पे जाओ मम्मी पापा सबको बोलो कि एक अच्छी सी थप्पड़ रखे मेरे को तेज वाली, और जब तक नहीं हो फिर जाके खाना, फिर खाना। मतलब इनको एक फॉर्मूले तक नहीं पता बेटा, इनको तो बस चाहिए कि जेई में ये पूछे कोई 2 + 2 = 2 क्या होता है, बस वो आता है सर में, बाकी हमें कुछ नहीं आ सकता। बस इतना सा कोई पूछे तुमसे तभी होगा ना बेटा, ये नहीं आने वाला जेई में से। क्वेश्चन नंबर 14 में अब बताता हूं, जो तुम बार बार डाउट पूछ रहे हो ना बता देता हूं, और फिर देखना कि क्या इससे कौन कौन से क्वेश्चन क्लास में कर चुके हो और तुम क्या पूछ रहे हो। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास में क्या पढ़ाया, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होता। आंसर गलत तो आंसर लिखो ना तुम। अब कह रहे हो कि मेरा डी पीछे से इतनी देर से क्यों नहीं समझ में आ रहा कि ये लिखूं मैं? 14 का आंसर आ रहा है बाकी लोगों का? 14 का आ रहा है क्या आंसर या नहीं आ रहा? लक्ष्य कह रहा आ रहा आंसर, अब बताता हूं मैं। फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड करूंगा, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स किया तो उसका भी प्लस हो गया, दूसरे वाली का ऑलरेडी प्लस है ही है। रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो चेंज होगा ही नहीं, तो ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो गया 1.2। डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा -NF E0। ओवरऑल रिएक्शन में केडमियम 0 से +2 तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। F96,500। अभी ये कहीं क्वेश्चन आया था यार, ऐसे ही कुछ क्यों लग रहा था। हाँ यहां पर ये 1.2, अब करो इसको मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई करो भाई। 96,500 इंटू 2 इंटू 1.2, 231,600, 231,600 किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 231.6। अब तुम्हारा डी क्यों आ रहा है और डी कैसे आ गया है नवदीप? सेम क्वेश्चन 9th है, उसमें 0.6 दे रखा है, उस जस्ट आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर देखूं तो इसका जस्ट हाफ यानी 115.8।
नहीं पढ़ रखा हो ना तब भी हो जाना चाहिए कि यार ये आंसर तो ऐसे ही आएगा इसको मल्टीप्लाई करने से, तो इतना तो नहीं पढ़ रखा तब भी हो जाना चाहिए। मतलब इंजीनियर बनने जा रहे हो ऐसा होगा, वहां इंजीनियर बनने कभी किसी चीज में कोई भाई ये प्रॉब्लम है सॉल्व करो, तो वहां 10 बार तो पूछोगे अच्छा प्रॉब्लम क्या है, फिर उसी से पूछ लेना सॉल्यूशन भी बता दो, फिर वो जो सॉल्यूशन बताएगा वही 4 बार और पूछ लेना। तो तुम तो वहां जाके इंजीनियर तो तुम हो, लेकिन वहीं से किसी से पूछना भाई क्या करूं इसमें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लास्ट क्लास में हमने यहां तक डिस्कस किया था, और एक फर्स्ट टाइप ऑफ हाफ सेल हमने डिस्कस कर लिया था, मेटल मेटल आयन हाफ सेल। सेकंड हाफ सेल पर मैं आ रहा हूं, रिडॉक्स या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, इन्हें इलेक्ट्रोड भी बोल दिया जाता है, हाफ सेल भी बोला जाता है और इलेक्ट्रोड, मतलब एक एनोड और दूसरा कैथोड। एक हाफ सेल को हम इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रोड दूसरा इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड होगा एनोड दूसरा इलेक्ट्रोड होगा कैथोड। तो यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है, इसमें हम जो मेटल यूज करते हैं ना, ये एक इनर्ट मेटल होता है, जनरली प्लेटिनम होता है, जिसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर देते हैं किसी और हाफ सेल से। और सॉल्यूशन में दो आयंस होते हैं, जैसे Fe+2 भी सॉल्यूशन में है, Fe+3 भी है, दोनों ही सॉल्यूशन में होंगे। इस बार इस इनर्ट मेटल का कोई रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये Fe+3 जो है इस मेटल रोड तक जाएगा और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस सॉल्यूशन में आके डिसॉल्व हो जाएगा। यानी यहां पर इस मेटल रोड का मास ना तो बढ़ेगा ना कम होगा। रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, और राइट नाउ अगर हम देखें तो रिडक्शन हो रहा है तो इसको डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में Fe+2 जो भी इसकी कंसेंट्रेशन हो वो लिख दो, कोमा Fe+3। इन दोनों के बीच में कोई वर्टिकल लाइन नहीं, क्योंकि इनके बीच में इंटरफेस नहीं है। इंटरफेस किसके बीच में, मेटल रोड और सॉल्यूशन के बीच में। इसकी जो भी कंसेंट्रेशन हो वो भी लिख दो, एंड देन Fe सॉलिड। Fe सॉलिड। ये कब, जब रिडक्शन हो रहा है। डिफरेंस समझ में आया मेटल मेटल आयन और इसमें। मेटल मेटल आयन के अंदर क्या होता है कि या तो इस मेटल रोड का ऑक्सीडेशन होता है, यानी इसका मास चेंज होगा, या तो ये मेटल डिसॉल्व होगा तो इसका मास कम होगा, या सॉल्यूशन में से मेटल आयन इस पर आके डिपॉजिट होगा तो इसका मास बढ़ेगा। जैसे जिंक के केस में हमने देखा था कि मेटल रोड का मास कम हो रहा है, कॉपर के केस में हमने देखा कि कॉपर जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो दोनों मास चेंज हो रहा था। यहां पर इसका मास चेंज नहीं हो रहा है, ये इसका ना तो रिडक्शन हो रहा है ना इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए इसे बोला जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। और क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा इनर्ट कौन सा है। क्वेश्चन कौन सा है, सॉरी क्वेश्चन, इनर्ट इलेक्ट्रोड जनरली हम प्लेटिनम ले लेते हैं। अच्छा यहां गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी, यहां इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का है तो प्लेटिनम लिखना है यहां पर, ठीक है। यहां प्लेटिनम लिख देना। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, किसको पहले लिखना है किसको बाद में इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में अगर लिखा है तो रिडक्शन ही हो रहा होगा। रिएक्शन, इवन यहां पर एक और चीज मैं बता दूं, जैसे MnO4 माइनस का रिडक्शन हो रहा है, MnO4 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Mn+2, तो इसको पूरा बैलेंस करना पड़ेगा। 4H2O 8H+
प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है तो H प्लस को भी रिप्रेजेंट करना होगा MnO4 माइनस और Mn प्लस 2, यानी यहां पर MnO4 माइनस, इसकी जो भी कंसंट्रेशन है, Mn2 प्लस, इसकी भी कंसंट्रेशन, और H प्लस, इन सब की कंसंट्रेशन यहां लिख दो, इसकी M1, इसकी M2, इसकी M3, और फिर प्लेटिनम। यानी रिएक्शन में जितने भी आयंस इन्वॉल्व है उन सबको यहां पर लिखना पड़ेगा, जितने भी आयंस इन्वॉल्व है उन सबको यहां पर लिखना पड़ेगा। इसका नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। बहुतों को ऐसा लगता है कि यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है, इसीलिए इसका ऐसा नाम रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकते हैं, यहां पर भी दोनों हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी दोनों ही हो सकते हैं। देन थर्ड वन, गैसियस हाफ सेल या गैसियस इलेक्ट्रोड। यहां पर अब हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, अब सिंस गैसेस का तो वायर नहीं बना सकते, तो यहां पर भी हम क्या लेते हैं, प्लेटिनम का वायर लेते हैं, और इस प्लेटिनम वायर के बॉटम पर एक प्लेटिनम की प्लेट अटैच कर देते हैं, प्लेटिनम प्लेट। और इसकी सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इस पर प्लेटिनम पाउडर की कोटिंग कर दी जाती है, कोटेड विथ प्लेटिनम पाउडर, जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्यों सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं वो अभी मैं बताऊंगा, सरफेस एरिया क्यों बढ़ा रहे हैं। और अब इस पर कंटिन्यूसली, यहां पर हम कंटिन्यूसली हाइड्रोजन गैस जो है वो पास करते रहते हैं। इस सिस्टम में कंटिन्यूसली हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, और इस प्लेटिनम वायर को किसी और से कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी हाइड्रोजन गैस यहां आएगी वो इस प्लेटिनम प्लेट पर एड्जॉर्ब हो जाती, सारी एड्जॉर्ब नहीं होगी बट जितनी एड्जॉर्ब हो सकती है वो एड्जॉर्ब हो जाएगी। और ये जो सॉल्यूशन है उसमें H प्लस आयन डाल दिए जाते हैं, HCl डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, HNO3 डाल दिया, तो सॉल्यूशन में H प्लस आयन है, और ये हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूसली पास करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इस मेटल प्लेट पर एड्जॉर्ब हो जाएगी। तो अब सॉल्यूशन में H2 भी है, हाइड्रोजन भी है, और H प्लस भी है। अगर यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये जो हाइड्रोजन गैस आ रही है, ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होगी, ट्वाइस H प्लस सॉल्यूशन में चली जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां पर इसको डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में लिखेंगे। एक तो प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम से हाइड्रोजन जो अटैच्ड है उन दोनों के बीच में भी एक इंटरफेस है, उन दोनों के बीच में भी एक इंटरफेस है। और सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन है और H2, क्योंकि इस पर एड्जॉर्ब्ड है, तो इन दोनों के बीच में भी एक इंटरफेस है, ये भी एक इंटरफेस, ये भी एक इंटरफेस। यहां पर अगेन इसकी कंसंट्रेशन हम लिख सकते हैं, जो भी कंसंट्रेशन चाहे, M1 M2 जो भी दे रखी है। ये एक हाइड्रोजन हाफ सेल को रिप्रेजेंट हमने किया है। ये किसको रिप्रेजेंट किया है, हाइड्रोजन हाफ सेल को, प्लेटिनम H2H प्लस। ये कब करोगे, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, सॉल्यूशन में से H प्लस आयन इस मेटल प्लेट पर जाएंगे, H2 में कन्वर्ट होके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। यहां से जितनी भी हाइड्रोजन आ रही है, जितनी एड्जॉर्ब हो सकती है एड्जॉर्ब होगी, बाकी इस तरह से इस सॉल्यूशन में से बुलबुलों की फॉर्म में बाहर वापस निकल जाएगी। ऐसा नहीं कि जितनी है उतनी एड्जॉर्ब होगी, वो एड्जॉर्ब कितनी होगी वो इसके सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगी और किस प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं। इसका प्रेशर 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार कुछ भी हो सकता है। तो प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर कितना है इसका वो पता होना चाहिए, और H प्लस की कंसंट्रेशन भी पता होनी चाहिए। अगर प्रेशर 1 बार है, अगर प्रेशर 1 बार है और H प्लस की कंसंट्रेशन 1 m है, तो इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसे हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, इसे हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं।
अब इससे मैं समझाता हूं कि कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी का मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर कर सकते हैं, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अब मान लीजिए किसी भी एक हाफ सेल का, किसी भी एक हाफ सेल का अगर हमें ये एक हाइड्रोजन हाफ सेल है और हमें किसी और हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना, मान लेते हैं जिंक का ही फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक को कनेक्ट कर देते हैं, जिंक को कनेक्ट कर देते हैं, ये जिंक रोड हो गई और ये Zn+2 का सॉल्यूशन हो गया। एक वोल्ट मीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जिससे करंट की डायरेक्शन पता चल जाए हमें कि करंट की डायरेक्शन क्या है। लेट से यहां पर हमें दे रखा है कि करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, ये करंट की राइट नाउ दे रखा है कि ये करंट की डायरेक्शन, अगर ये करंट की डायरेक्शन है इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जा रहे हैं तो ये एंड क्या हो गया, एनोड, और ये वाला एंड क्या हो गया, कैथोड, क्योंकि करंट कैथोड से एनोड की ओर जाती, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर। और इस वोल्ट मीटर का हमें रीडिंग पता चल जाएगी, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग लेट से 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट, और यहां पर हमने Zn+2 की कंसंट्रेशन भी कितनी रखी हुई है, 1 m। अब यहां पर हम कह सकते हैं जो ई नोट सेल है, ई नोट सेल इसलिए कह रहा हूं कि दोनों ही अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब इसकी कंसंट्रेशन भी 1 m, इसकी कंसंट्रेशन भी 1 m, तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा, ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन। ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन एनोड, और ये वैल्यू दे रखी 0.76। अब यूं देखा जाए तो एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो किसी एक को तो हमें कुछ वैल्यू, किसी एक की वैल्यू पता हो तभी दूसरे की वैल्यू पता चलेगी, तो हमने यहां पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको जीरो मान लिया। जैसे ही यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो माना तो इसमें से एक टर्म जीरो हो जाएगी। अब कौन सी टर्म जीरो होगी, ये वाली या ये वाली, ये पता होना चाहिए कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वो कौन बताएगा, करंट की डायरेक्शन। सिंस करंट की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे होंगे, इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, तो राइट नाउ किसकी टर्म जीरो कर दो, ई नॉट रिडक्शन। तो यहां से जिंक का क्या पता चल जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैं आपको बता दूं, जनता को क्या लगता है कि जो लेफ्ट में बनाया उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और जो राइट में बना दिया उसका रिडक्शन हो रहा होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लेफ्ट में जो बना उसका ऑक्सीडेशन, राइट में जो बना उसका रिडक्शन, ऐसा नहीं है। वो आपको करंट की डायरेक्शन से पता चलेगा। यही अगर मैं करंट की डायरेक्शन बदल दूं तो ई ऑक्सीडेशन वाली टर्म जीरो होगी, फिर यहां से हमें ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन पोटेंशियल पता चलेगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर उसका माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके सारे हाफ सेल को कनेक्ट करते जाओ तो हर एक हाफ सेल का क्या पता चल जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन ये सब किसी के रिलेटिव है, किसके रिलेटिव है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। जिस दिन आपने ये रेफरेंस बदल दिया सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेटा चेंज हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात पता क्या है, सबके चेंज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबकी वैल्यू में चेंज उतना ही होगा। मान लो सब किसी एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको लग रहा है 1 वोल्ट से बढ़ गया, तो आंख बंद करके सबको 1 वोल्ट से बढ़ा दो। जिसका 2 था उसका 3, जिसका 3 था उसका 4, जिसका -2 था उसका -1, जिसका -1 था उसका 0, सबके 1 वोल्ट से बढ़ेंगे। यानी चेंज सबके लिए सेम होगा, सबके लिए चेंज उतना ही होगा। और कोई से भी दो हाफ सेल को फिर से कनेक्ट कर दो,
रेफरेंस इलेक्ट्रोड कोई सा भी होगा, कोई से भी दो हाफ सेल को कनेक्ट करोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वही आएगी, वो नहीं बदलेगी, वो उतनी ही आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि मैं इसको ऐसे समझाऊं, सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर बढ़ रहे हैं, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबके बढ़ेंगे तो रिडक्शन सबके कम होंगे। जब आप एक ई सेल निकालते हो तो उसमें एक ऑक्सीडेशन वाली टर्म आती है, एक रिडक्शन वाली टर्म आती है। अगर सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1 से बढ़ रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल 1 से कम हो जाएंगे, यानी जितना ऑक्सीडेशन बढ़ा उतना रिडक्शन कम हुआ, तो उन दोनों का सम अभी भी उतना ही रहेगा। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेफरेंस कौन सा ले रहे हो। हाँ, वैल्यूज चेंज हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली जो सेल पोटेंशियल आएगा, दैट सेल पोटेंशियल वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता है सेल पोटेंशियल, चाहे रेफरेंस हाइड्रोजन का हो चाहे रेफरेंस कोई और हो, सेल पोटेंशियल की वैल्यू तो जो आनी है वही आएगी, वो फिक्स है। ठीक है। और ध्यान रखना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंडीशन क्या है? प्रेशर 1 बार, कंसंट्रेशन 1 m। क्या इसमें कहीं टेम्परेचर मेंशन है? नहीं, टेम्परेचर कहीं मेंशन नहीं है। टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, एट एनी टेम्परेचर। देखो, ये तो रेफरेंस लेना है हमें। अगर आप 25 डिग्री पर लेते हो तो सबका 25 डिग्री, 50 डिग्री पर लेते हो तो सबका 50 डिग्री, रेफरेंस तो वही रहेगा, जो भी रेफरेंस है उसे 0 मान लो। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या हाफ सेल। तो तीन तरह के हाफ सेल हमने यहां पर डिस्कस कर लिए। तीन तरह के हाफ सेल हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। तीनों के डायग्राम पता होने चाहिए, तीनों की रिएक्शन कैसे लिखनी है वो पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इन तीनों तरह के हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना वो भी मैंने बता दिया। रिप्रेजेंटेशन को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी रिएक्शन क्या लिखनी है, रिएक्शन क्या लिखनी है ये पता होना चाहिए। अब यहां पर हम नेक्स्ट पार्ट पर आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट पर मैं आ रहा हूं। अभी एक और हाफ सेल है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ एक पार्ट और आ जाता है। अगर किसी भी सेल की कंसंट्रेशन हम चेंज कर दें तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? कंसंट्रेशन, मान लो आपने एक सेल बनाया जिसकी कंसंट्रेशन 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है। क्योंकि हमारे पास जो डेटा बैंक में डेटा है ना, वो तो सबका स्टैंडर्ड कंडीशन का है, यानी जब कंसंट्रेशन 1 m है। तो किसी और कंसंट्रेशन पर अगर आप सेल बना रहे हो तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ कंसंट्रेशन, विथ कॉन्सेंट्रेशन। और इसके लिए जो इक्वेशन हम डिराइव करने यूज करेंगे वो है नस्ट इक्वेशन।
हाँ जी। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बदलने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या चेंज होगा उसकी मैं बात करूं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी को हम क्या लिख सकते हैं, एन एफ ई, डेल्टा जी नॉट एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, या 2.303 लॉग क्यू। और यहां पर माइनस एन एफ से इसको डिवाइड कर दें तो E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। और यहां पर फिर से वही, अगर टेम्परेचर 298 है जो कि मोस्टली होता है, मोस्टली 298 ही है, तो E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस इन सब की वैल्यूज पुट कर दें तो 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। कैसे यूज करेंगे इस इक्वेशन को, एक दो एग्जांपल से बता देता हूं। लेट्स से जिंक सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन। अगर ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, ई ऑक्सीडेशन। ये क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट माइनस 0.059, क्लास में ज्यादातर हम 0.06 यूज कर लेंगे। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2, दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, सॉलिड एक्सप्रेशन में अपियर नहीं होगा तो यहां Zn+2 ही अपियर होगा। तो Zn+2 की कंसेंट्रेशन पुट कर दो, उस कंसेंट्रेशन पर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता चल जाएगा। अगर रिडक्शन की रिएक्शन है तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे मान लो कोई गैसेस सब्सटेंस इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल ट्वाइस H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू H2, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। आप ऐसे भी लिख सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल को, H प्लस से H2 ई नॉट H प्लस से H2, और ये वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 0.059 अपॉन 2 लॉग। अब यहां पर दोनों ही अपियर होंगे, ये H2 भी अपियर होगा, लेकिन H2 जितनी भी गैसेज है वो प्रेशर की टर्म्स में, जितनी भी आयंस है वो कंसंट्रेशन की टर्म्स में। और यहां पर मैं आपको बता दूं, वही थर्मोकेमिस्ट्री वाला रूल है कि ये जो प्रेशर यहां पुट होगा, क्योंकि इस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू में जितनी भी कंसंट्रेशन है वो 1m से डिवाइड होती है, प्रेशर 1 बार से, तो यहां प्रेशर बार में पुट करोगे, कंसंट्रेशन मोलर मोल्स पर लीटर में। हाँ, ये अलग बात है कि एटमॉस्फेयर और बार में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और यहां उसका हम लॉग ले रहे हैं, तो यहां प्रेशर एटमॉस्फेयर में पुट कर दो या बार में, क्योंकि उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रेशर पुट कर दो, कंसंट्रेशन पुट कर दो, तो उस पर्टिकुलर प्रेशर कंसंट्रेशन पर हमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल जाएगा। और अगर कोई सेल रिएक्शन है तो डायरेक्ट, या सेल रिएक्शन है तो दो ऑप्शन है, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन पर अलग से नस्ट इक्वेशन लगाएं, रिडक्शन वाली रिएक्शन पर अलग से नस्ट इक्वेशन लगा के ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन निकाल ले और फिर ऐड करें। लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ज्यादा अच्छा है कि अगर कोई सेल रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शन को पहले ही ऐड करते हैं, और ओवरऑल रिएक्शन पर क्या लगा दो, नस्ट इक्वेशन। और जब ओवरऑल इक्वेशन पर नस्ट इक्वेशन लगाओगे तो जो ई होगा वो भी ई सेल हो जाएगा। कैसे समझाता हूं, जिंक कन्वर्टिंग इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। इन दोनों को हम ऐड करके भी लिख सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये रिडक्शन पोटेंशियल। इसको ऐड करेंगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन यहां पर आ जाएगी। ओवरऑल सेल रिएक्शन भी आप लिख सकते हो, मैंने लिखी नहीं है, बट इन दोनों को ऐड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अब अगर हम इसके ऊपर नस्ट इक्वेशन लगाते हैं
तो ई सेल, क्योंकि एक सेल रिएक्शन है, ई नॉट सेल, ई नॉट प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, -0.059। कितने इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है? दो। दो रिएक्शन जो ये लूज कर रहा है उन्हीं को ये गेन कर रहा है। लॉग न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? Zn+2 की कंसेंट्रेशन, डिनोमिनेटर में किसकी कंसेंट्रेशन आ जाएगी? कॉपर+2 की। क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड में, ये रिएक्टेंट साइड में है, तो ये यहां पर डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है। यस, आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से यस नो में कमेंट करो। समझ में आया नस्ट इक्वेशन को कैसे यूज करना है? चलिए, बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ, बीच बीच में कमेंट करते रहा करो यार, पता चल जाए। ऐसा लग रहा है कि सब भाग गए क्लास छोड़ के। डन, लिख लिया यहां तक? रुद्रेश जो पूछा उसका जवाब दो। अच्छा, लिख रहे थे आप लोग? चलिए, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड और ध्यान रखना, हमेशा नस्ट इक्वेशन लगाते वक्त ये देख लेना कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, अनबैलेंस्ड रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। और यहां पर कैलकुलेशन में 0.059 की जगह 0.06 यूज करना। 0.059 की जगह 0.06 यूज करना। ये तीनों हाफ सेल रिएक्शन ही है, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। लो, अभिषेक को तो यहां पर यही नहीं पता कि ई और ई नॉट में क्या डिफरेंस है। थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गई पूरी। थर्मोडायनेमिक्स में है, थर्मोकेमिस्ट्री पूरी खत्म हो गई। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट, सिलेबस खत्म होने आया, और अब हम पूछ रहे हैं कि ई और ई नॉट में क्या डिफरेंस है।
फर्स्ट पार्ट का आंसर 0.79 आ रहा है, मेरे हिसाब से सही है। चलिए, फर्स्ट पार्ट आंसर 0.79, सेकंड पार्ट में आंसर जो भी दिख रहे हैं, कुछ का आंसर फर्स्ट पार्ट का 0.82 भी आ रहा है। देखते हैं दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से चेक करते हैं कौन सा सही है। अमन 0.6 नहीं 0.06 लेना होता है। स्वपन के तीनों आंसर आ गए, 1.45 और तीसरा वाला -0.44। स्वपन का पहला आंसर 0.79, दूसरा 1.45, तीसरा -0.44। क्वेश्चन नंबर 1, अभी लास्ट टाइम यहां पर मैंने लिख ही दिया था, तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्टली यहां पर आपको वैल्यूज पुट करनी है। ये डेटा दे रखा 0.76, Zn+2 की कंसेंट्रेशन 0.1 दे रखी है। तो E Zn2 प्लस E0 0.76। मैंने इस बार इसकी रिएक्शन नहीं लिखी है, रिएक्शन क्योंकि जस्ट अभी लिखी थी, -0.06 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन लॉग Zn+2 की कंसेंट्रेशन 0.1, यानी 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, ये आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.79। क्वेश्चन नंबर 2, चलो इसकी रिएक्शन लिख देता हूं। क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है ट्वाइस Cl-, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब इस पर नेक्स्ट इक्वेशन लगाएं, तो E इक्वल्स टू E0 रिडक्शन, उसका डेटा दे रखा है, हमें केयरफुली चेक कर लेना, ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन ही है। तो 1.36 -0.06, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, Cl आयन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, 1.36 -0.03, Cl आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2, Cl2 10। 10 की पावर -3 प्लस हो जाएगा, तो 1.36 प्लस 0.03 इंटू 3 विच इज 1.45। थर्ड पार्ट में पूछा रिडक्शन पोटेंशियल है, यहां किसका डेटा दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का।
तो वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में सॉरी Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन Fe+2 ई रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है, तो -0.5, 0.06, और इस रिएक्शन में दो नहीं केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 1 लॉग Fe+2 की कंसेंट्रेशन 10⁻², 10⁻1, तो ये 10⁻1, तो ये प्लस हो जाएगा 0.06 सॉरी, और -0.44। ये तो हाफ सेल थे, अब एक सेल रिएक्शन का, कंप्लीट सेल का क्वेश्चन दे रहा हूं। डेनियल सेल पर ही चलिए दे देता हूं। डेनियल सेल का जो रिएक्शन है वो सबको पता ही है, 0.1 m कॉपर +2, इसकी कंसंट्रेशन लेट से 0.01 m कॉपर, ई नॉट Zn+2 जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76, और ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा हूं, सॉरी, क्या निकालना है, ई सेल। देखिए चैप्टर जो है ना, आयनिक, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, मेरा मानना उन सबसे ज्यादा आसान है। क्यों आसान है उसका लॉजिक बताता हूं। हर जगह केसेस बनते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, कभी आइसोथर्मल, कभी आइसोकोरिक, कभी आइसोबारिक, कभी एडियाबेटिक, फिक्स नहीं है। वर्क डन के फॉर्मूले वेरी करते हैं, तो आपको हमेशा चेक करना पड़ता है कि कौन सा प्रोसेस है। आयनिक में कभी वीक एसिड, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी बफर, कभी सॉल्ट, केसेस वहां पर भी बनते हैं। काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उसमें भी केसेस बनते हैं, कभी पैरेलल, कभी रिवर्सिबल। यहां ऐसा कुछ नहीं है, एक ही इक्वेशन है, नस्ट इक्वेशन लगाओ, कंसंट्रेशन। अगर जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, इनफैक्ट पूरे चैप्टर में देखो तो एक इक्वेशन थी डेल्टा जी इक्वल्स टू -NFE, दूसरी इक्वेशन ई सेल इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, और ये थर्ड इक्वेशन है नस्ट इक्वेशन। यही यूज होगी, यहां कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि नहीं सर ये नहीं, ये लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक ही ऑप्शन है, उसी को ही यूज करना होता है। तो मेरा मानना है सीरियसली स्पीकिंग, ये चैप्टर जो है डेफिनेटली बाकी चैप्टर से ज्यादा आसान है। हमेशा बस कुछ सिंपल से फॉर्मूले हैं जिनको यूज करना है। ये नहीं कि ये वाला सेल है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला सेल है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला सेल है तो ये लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन। इवन मैं आपसे यह कहूंगा कि ऐसे दो रिएक्शन लिख के देख लो कि हाँ ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, बस ये होना चाहिए कि दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, ये जरूर इंश्योर कर लो। चाहो तो रिएक्शंस को ऐड करके लिख दो, लेकिन जब दिख रहा है कि हाँ यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके क्या हो गए, प्रोडक्ट, और ये आपके क्या हो गए, रिएक्टेंट। लिखने में और एनर्जी और टाइम मत खराब करो। अब वापस डायरेक्ट आ जाइए नस्ट इक्वेशन पर। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल का सम। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन विच इज 1.1 माइनस 0.06 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, यहां पर भी दो, यहां पर भी दो, बराबर ही होने चाहिए क्योंकि सेल रिएक्शन है। तो 2 log Zn+2 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1
कॉपर +2 की कंसेंट्रेशन 0.01, कॉपर सॉलिड अपीयर नहीं होगा, जिंक सॉलिड अपीयर नहीं होगा, तो 1.1 माइनस 0.03 लॉग 10 की पावर कितना आ गया भाई, ये -1 ये -2, तो 10 की पावर 1 यानी 1.07। कुछ का आंसर 1.13 दिख रहा है मेरे को, कुछ लोगों का आंसर 1.13 है। राइट, कंसंट्रेशन कैसे लिखें, जैसी दे रखी वैसे ही लिखोगे, और क्या लिखोगे, ये 0.01 ये 0.1। गौतम बेटा ये ऐसी चीज बहुत बेसिक चीज है, ये मुझे लगता है पुराने बहुत सारी चीजें मिस है, इसीलिए तुम्हें वो नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। ई सेल फाइंड आउट करिए इसका, ई सेल फाइंड आउट करिए। सप्तांशु क्या पूछ रहे हो, नहीं समझ में आया मेरे को। टाइम हो गया क्या? अच्छा चलो, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यहीं से नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, टाइम हो गया है। तो O1 में 15 तक तो कर ही लिया था हमने। बहुत आसान आसान क्वेश्चन ही है, 16 से लेके 39 तक, अभी यही है, केवल एक ही देता हूं, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से होमवर्क है।
चलिए बाय बाय।